सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कल हमने 100 तक हम कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं 101 से। और क्योंकि 125 क्वेश्चन होते हैं तो अप्रॉक्स जितने भी 25 क्वेश्चन बैठते हैं सारे आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और एक आपने देखा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं वर्कशीट भी दे रहा हूँ आजकल। उसमें 20-30 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक फॉर द एग्ज़ाम है। एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको जो 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो ये समझ लीजिए आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी स्टडी से। ओके, और बाकी जो प्रैक्टिस शीट है पर चैप्टर वाइज वो तो ऑलरेडी पीडीएफ पर अपलोड है, मैंने कल भी बताया था, और वो पीडीएफ भी ग्रुप में हमारे पड़ी हुई है। तो ग्रुप हमारा है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप स्टेप अप क्लासेस 02 के नाम से है, आपको लिंक मिल जाएगा तो उसमें शेयर अपना ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, तो फिर शुरू करते हैं अपना 101 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन है दैट AC वोल्टेज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू एंड्स ऑफ अ चॉक ऑफ L इज इक्वल टू हेनरी। ये कह रहे हैं कि L बराबर 2 हेनरी के चौक कुंडली के छोरों पर यदि 100 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज AC विभव लगाया जाए तो चौक में कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया है ये चौक कुंडली वाला क्वेश्चन है। चौक कॉइल मैंने आपको बताया भी था जब ये कराया था, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट 2 में है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैंने पार्ट 2 बनाया था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है, उसी में ही ये टॉपिक भी है चौक कॉइल वाला कि चौक कॉइल क्या होती है। सर्कुलर कॉइल होती है मतलब कॉपर की, सॉरी, सर्कुलर कॉइल होती है आयरन मैग्नेट को जिसके ऊपर वायर बाउंड होती है कॉपर की, ठीक है। तो उस तरह से वो बनती है और करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक L बराबर 2 हेनरी के चौक कॉइल के छोरों पर यदि 100 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज का AC विभव लगाया जाए तो चौक में कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, बस ये बताना। अब ये L बराबर जो है 2 हेनरी, ये है क्या, ये होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब कितना वो प्रेरण कर रही है, कितनी ज़्यादा मतलब अगर करंट है तो उसे कितना बढ़ा रही है, इंड्यूस कर रही है, ठीक है, वो चीज़ है ये। तो फिर शुरू करते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया है V इज इक्वल 100 वोल्ट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी है। और L दैट इज़ ये क्या होता है चौक कुंडली का इंडक्शन। तो इंडक्शन ऑफ चौक कॉइल, इंडक्शन ऑफ चौक कॉइल कितने दिया हुआ है 2 हेनरी। हेनरी इसकी यूनिट होती है, इंडक्शन ऑफ चौक कॉइल की यूनिट। अब हमें इसमें बताना है कि कितने एम्पेयर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो आई निकालना है। तो आई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V अपॉन ओमेगा L। क्या होता है ओमेगा इंटू L। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूँ आई इज इक्वल V अपॉन 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाई L, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू रख दो और आप मुझे आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। आई का आंसर क्या आएगा, आएगा 1/2 पाई। और AC क्यों आएगा, क्योंकि उसने का AC विभव लगाया है और कहीं पर ये जो करंट है उसने चेंज नहीं किया, AC टू DC कन्वर्ट नहीं किया है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी AC में आएगा, ठीक है। तो आई इक्वल क्या होगा 1/2 पाई। सारी वैल्यू रख लो आराम से तब। हाँ जी, ये DC आता, ओके, 50 इंटू 2, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो सिंपल 1/2 पाई यहाँ से आया। ये है सॉल्यूशन। तो खैर, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है A। तो चौक कॉइल से हमें पता लग गया कि क्वेश्चन आता है। और चौक कॉइल किसके लिए यूज़ होती है, मैंने आपको बताया अभी, करंट को कन्वर्ट, मतलब करंट को एक तरह से ज़्यादा है तो कम, कम है तो ज़्यादा, इस काम के लिए यूज़ होती है। और अगर कोई करंट आ रहा है और उसे ये इंड्यूस करे, बढ़ा रही है, तो इसीलिए चौक कॉइल यूज़ होती है। दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसको निरूपित करता है। विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है, इन्होंने कहा फोर्स को, वर्क को, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को, या मोमेंटम को। ओके, बिल्कुल सही आंसर आप दोनों ने सही दिया है। बल, कार्य, प्रति इकाई, आवेश, ऊर्जा और संवेग। तो इसका आंसर है C, दैट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज मतलब जो है एक आवेश में कितनी यूनिट है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ठीक है, EMF का अगर फॉर्मूला बनाए तो वो क्या हो जाएगा W/Q हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं यही फॉर्मूला विभवांतर का भी है, V = W/Q होता है। लेकिन यहाँ चेंज है, चेंज क्या है देखो सुनो ध्यान से। यहाँ पर जो ये W है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये W जो है वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वर्क को रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन टू कैरी द चार्ज। और यहाँ है द एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट चार्ज। ओके, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 103। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो बॉन्डिंग अमंग द एटम इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक कोवेलेंट एंड एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये कह रहे हैं इनमें से
नीचे दिए गए यौगिकों में से किसमें उसके परमाणुओं के बीच जो आबंधन का स्पष्टीकरण है वो आयनिक, सह संयोजक और साथ साथ समन्वयी आबंधों के आधार पर दिया जाता है। यानी आपको ऐसा कंपाउंड बताना है जो आयनिक भी हो, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो। आपके आंसर्स, अच्छा आकाश जी ने सी दिया है। आकाश जी एक काम और किया जाए, जो ये है ना आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जैसे 103 चल रही है तो आप 3 लिख कर आंसर दें इसका ना, 3 का सी, 103 है तो 3 लिख के सी दे दो। ओके चलिए, तो इसका जो आंसर है वैसे तो नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर नाइट्रिक एसिड ही है इसका। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो अब इसमें कैसे कैसे बॉन्ड रिप्रेजेंट है कि आयनिक कैसे है, कोवेलेंट कैसे है और कोऑर्डिनेट कैसे है वो देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं, 3 ऑक्सीजन इस तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड की मतलब 3 बॉन्ड की कैपेसिटी होती है, 3 ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है। पॉइंट इज क्लियर। अब बात ये होती है कि अगर ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के ऊपर एक एक बॉन्ड की कमी रह गई, ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इन पर नेगेटिव चार्ज लगा सकता हूँ। ठीक है, किसके लिए नेगेटिव चार्ज? कि अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन को ऐड करेगा, क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड होगा ये कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। ध्यान दीजिए अभी सारे, देखो ये 3 तो कौन से हैं? ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। मैं टिक कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो ये वाले तीनों जो ग्रीन से हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? कोवेलेंट है। ठीक है, ये वाला जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये आयनिक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन था एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, सॉरी, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? हमें पता है इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन को कमी है, ऑक्सीजन चाह रहा है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे दे, तो नाइट्रोजन अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसको देता है, क्योंकि वो एक पूरा लोन पेयर दे रहा है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनेगा कि नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से बनता है। ठीक है, अब ये जो चार्ज होता है ये यही बैलेंस चलता रहेगा बस। ओके, तो पॉजिटिव इस पे आ गया क्योंकि इसने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। अब चलो ये तो आपको पता है, मुझे एक और बताओ, मैं दो आपको 2-3 दे रहा हूँ, ठीक है, उनमें से बताना किस में भी ये सारी कंडीशन हो सकती है, या जनरली आप ये पहचानना कि कोऑर्डिनेट वाला किस में है। ठीक है, 4 ऑप्शन है NaCl, NaBr, नहीं NaBr नहीं, NaOH, NaOH, एक है NaCN और एक है NaNC। इसमें से बताना है किसमें आपको आयनिक और कोऑर्डिनेट दोनों मिलते हैं। 4 ऑप्शन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर, यस, NaNC, जी हाँ इसमें मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, NaNC में आयनिक भी होते हैं और कोऑर्डिनेट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन Cn में नहीं होते। ठीक है, Cn में केवल आपके जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो है, और सोडियम के साथ इसमें एक तरह से ना आयनिक बॉन्ड के बजाय आयनिक ही होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट में बदल, सॉरी कोवेलेंट में बदल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं 104 पर। ए प्रिज्म ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल 4/3 हैज़ रिफ्रैक्टिव एंगल 15 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ इट्स प्रिज्म इज। ये कह रहे हैं एक प्रिज्म है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू इक्वल 4/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने कहा जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल वो कितना है? वो है 15 डिग्री। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बिल्कुल सही आंसर तो आपने दे दिया, 5 डिग्री। बट आएगा कैसे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन म्यू का क्या यूज़ हुआ? तो म्यू इज इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, इस वाले से आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो साइन ए कितना है? देखो साइन ए, अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ ए की, तो साइन ए या फिर ए जो है वो 15 डिग्री होगा, जो कि रिफ्रैक्टिंग एंगल है, और यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि पतला प्रिज्म है। ठीक है, क्लियर? डेल्टा m बराबर म्यू, हाँ ये भी लग सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी से भी निकाल लो, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये कौन से वाले चैप्टर से आया बताओ? ये आया प्रिज्म वाले से।
तो आप ये देख सकते हो, मुझे इस पेपर में सबसे बढ़िया क्या लगा था कि एक के क्वेश्चन टच करके आए हुए हैं, मतलब कोई चीज़ें इसने छोड़ी नहीं थी। लाइट से भी बहुत क्वेश्चन है और थर्मोडाइनमिक्स से भी बहुत थे। थर्मोडाइनमिक्स स्टार्टिंग में तो खत्म ही नहीं होगी दी थी। हाँ जी, तो हम फोकस कर सकते हैं कि इस बार अगर लाइट से और थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन आया तो इक्वल चांसेस हैं कि उन्हीं से आए, लेकिन साथ साथ हमें मैकेनिक्स पे वर्क करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम थ्रू रिवॉल्व्स around the nucleus. The radius of its path is not constant but varies between a maximum and a minimum value. This suggestion was given by, ये कह रहे हैं कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के चक्कर लगाता है मतलब किंतु उसके पथ की जो त्रिज्या स्थिर नाव पर एक अधिकतम और एक न्यूनतम मानों के मध्य परिवर्तित होती रहती है। ऐसा किसने प्रस्तावित किया था? इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो इन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा कक्ष होना चाहिए? वृत्ताकार। आर होनी चाहिए ना रेडियस, तो ये कैसा कक्ष होना चाहिए? वृत्ताकार, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन जो ये कंसेप्ट है, जो थ्योरी लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आर है वो चेंज होती रहती है। कभी तो ये ज़्यादा हो जाएगी, अब ये ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा बताओ? अगर हम रेडियस को बढ़ा दें तो इसका जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल हो जाएगा इस तरह से। तो ये कंसेप्ट किसने दिया? तो ये जो कंसेप्ट है ये समरफील्ड का था, ठीक है, समरफील्ड ने दिया था। तो एर्नोल्ड जोहान्स विलियम समरफील्ड, तो ये डी ऑप्शन इन्हीं का है, समरफील्ड का मोशन। और इन्हीं के थ्रू देखो बोहर ने हमें क्या कहा था, बोहर ने क्या कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में होता है इलेक्ट्रॉन और घूमता रहता है चारों तरफ। जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तब तक वो ना तो एनर्जी को रेडिएट करता ना इमिट करता। ये सारी थ्योरी किसने दी थी? बोहर ने दी थी। बाद में समरफेल्ड जो मॉडल लेके आए, समरफेल्ड जो मॉडल लेके आए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। आप ये मत सोच के चलो सारे के सारे सर्कुलर ऑर्बिट है, नहीं है। कुछ ऑर्बिट ऐसे हैं जिनमें रेडियस चेंज हो रही है। रेडियस मतलब कि कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। तो वो कब पता लगा? उसी से हमें ऑर्बिटल थ्योरी मिली थी, ठीक है। जिसके बाद हमने ऑर्बिटल थ्योरी में क्या करा था बताओ? एस, पी, डी और एफ डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल जनरेट हुए थे, वो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। फिर इसी से पी जो था वो इस तरह का आया, डम्बल शेप। देखो ये रहा। According to the Sommerfeld, it is not necessary that all electrons in the same orbit have the same energy, and the energy of the some electron in the same orbit may be different from the energy of the electron from another. अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये था कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, वो कहीं भी भागे फिर रहे हैं, मतलब समझ लो इस तरह से तो हम दिखाते हैं ये भागे फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब इन एवरी केस, सारे केसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे रहें, उनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। इनके कहने का मतलब क्या था कि जैसे पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल में हमें पता है कि एक ऑर्बिटल ऐसे है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे होता है, फिर एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे होता है। तो मुझे बताओ ना, इनकी जो एनर्जी है अगर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग देखो तो अलग अलग है कि नहीं है? इनकी एनर्जी अलग अलग है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें रेडियस डेफिनेट आएगी क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ पे रेडियस जो होती है फिक्स होती है, लेकिन इन वालों में रेडियस फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कही। सेकंड थिंग, द मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल, इसलिए उन्होंने क्या करा, जो मेन एनर्जी लेवल था उसको सब एनर्जी लेवल में डिवाइड कर दिया। एंड द सम इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट कैन मूव इन द सर्कुलर पाथ एंड सम इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन इलिप्टिकल पाथ। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में घूम सकते हैं और कुछ इलिप्टिकल पाथ में घूम सकते हैं। अब इलिप्टिकल पाथ किसको डिनोट करेगा? डम्बल शेप को डिनोट करेगा ऑब्वियसली। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। सो दे आर सेइंग दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सर्कुलर पाथ इज एन एच अपॉन 2 पाई। जो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ वाले का जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, वो एन एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल है, ठीक है। एंड जो इलेप्टिकल पाथ में है उसका है के इंटू एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल, और जबकि के क्या है और एन क्या है? 1 2 3 जो भी आपका एनर्जी लेवल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी दी थी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो शेप है डबल शेप या पी डी एफ जो ये ऑर्बिटल थ्योरी आई थी वो इसी के अकॉर्डिंग आई थी। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात है। विशिष्ट आवेश क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है बताओ? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज पर यूनिट मास। अब हम अगर प्रोटॉन की बात करें सबसे पहले, तो प्रोटॉन में हमें पता है चार्ज कितना होता है, मान लो p है और इसका मास मान लिया m है। तो अल्फा में अगर हम देखें, अल्फा पार्टिकल में, तो हमें पता है चार्ज कितना होता है, डबली चार्ज होता है पॉजिटिव, तो 2p हो गया, और मास जो हो गया वो उससे 4 गुना होता है, दैट इज 4m हो गया,
क्लियर है ये चीज़, समझ में आई? प्रोटॉन क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का पार्टिकल ही तो होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, और हीलियम का जो पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर चार्ज डबल है, तो प्रोटॉन का डबल हो गया, मतलब कि पी का डबल हो गया, और मास m से डिनोट करा तो उसका 4 गुना हो गया। अब इनका रेशो निकाल दो, दोनों की स्पेसिफिक चार्ज निकालो, तो प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा क्या आएगा? p/m, और अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूँ तो एस अल्फा क्या आ जाएगा? 2p/4m, दैट इज़ p/2m। अब इनका रेशो और निकालना है, प्रोटॉन का और अल्फा का। वैसे तो यहीं से हम लिख सकते हैं दैट एस अल्फा बराबर क्या आ रहा है? एस अल्फा बराबर आ रहा है s/2, ये आ रहा है, तो s/2 आ रहा है, तो एस अल्फा बराबर 2/1, तो 2:1, ये आ रहा है आंसर। गरिमा जी ने भी दिया क्या आंसर? बी नहीं आएगा जी, ए आएगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर आया ए, 106 का हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 107 पर। केप्लर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्वलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिजिक्स के अंदर ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जब ये सेंटेंस आ जाए ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, चाहे वो मास से रिलेटेड हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, कुछ भी हो, आपको ये चीज़ें डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि इनसे और क्या क्या रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं मास की बात करूँ तो ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होता है, यस और नो। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी अगर कंजर्व है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में है, जैसे U इज इक्वल जो होता है P+K आता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी यही रूल है, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, तो ये भी यही चीज़ है। फिर चार्ज की अगर हम बात करें तो किरचॉफ लॉ जो होते हैं वो चार्ज वाले पे वर्क करते हैं और एनर्जी वाले पे वर्क करते हैं, दो लॉ है ना किरचॉफ के, तो फर्स्ट आपका चार्ज पे वर्क करता है, किरचॉफ का सेकंड जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। तो जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर कि ये लॉ इसके कंजर्वेशन पर है, तो ये समझ लेना वो चीज़ आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, ओके। तो अब बात करते हैं एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ये किसके कंजर्वेशन पे है? तो ये है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे। डी इज द आंसर, दैट कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। किस तरह से? देखो, इन्होंने कहा था एक प्लेनेट है, एक सन है मान लो ये तो, और एक प्लेनेट है, तो एक प्लेनेट अगर इसके अराउंड घूमता है तो ये जो लाइन जॉइन है ये इक्वल टाइम में इक्वल पाथ ही ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सन टू प्लैनेट ट्रैवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, यही तो था कंसेप्ट, तो यही चीज़ है वो। तो क्षेत्रीय वेग जो होता है, एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये किसका है? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस में बात करता है बताओ? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, जिस पे गन्स वगैरह का वर्क होता है, तो वो चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को अगर कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ध्यान देते हुए, तो आपको एक दो क्वेश्चन तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे कहीं ना कहीं मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड इन द सेल इज, सेल की जो इक्वेशन दे रखी है, Zn Z2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव एंड Cu आर माइनस 0.76 वोल्ट, देखो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस 0.76 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन वोल्ट्स विल बी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे ख्याल से, ये मैंने कभी डाउट में सॉल्व किया था, मुझे याद आ रहा है। क्या बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि एक सेल है, जिंक 2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव टू कॉपर, ठीक है, कॉपर आयन टू कॉपर, ठीक। तो इस सेल में जो जिंक का पोटेंशियल है, जो इन्होंने स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो कौन सा होता है बताओ? वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। तो SRP जो होगा वो कितना है? माइनस 0.76 वोल्ट। तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट, ओके। और Cu का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो दिया है 0.34 वोल्ट। तो आपको EMF बताना है सेल का। EMF क्या होता है बताओ? EMF होता है E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? EMF रिडक्शन, ठीक है, पहले वाले का, और माइनस हो जाएगा दूसरे वाले का भी रिडक्शन, लेकिन ये कौन सा हो? ऑक्सीडेशन सेल का, या तो इस तरह कर लो। अब इसको आसान तरीके से कैसे समझ सकते हो, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ पूरा, मतलब डैनियल सेल जो है ना, एक बार मैं बता देता हूँ, डैनियल सेल को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा और आ जाएगा इजीली, जिन्होंने पहले अगर नहीं देखा है तो। चलो सबसे पहले तो बताओ डैनियल सेल में और
गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है? बोलो बोलो। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करता हूँ डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाती है। ये हमारा गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन है। अब गैल्वेनिक सेल बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं। मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ इसके एग्जांपल, तो जैसे लाइक हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है जो घर में इन्वर्टर के साथ यूज़ होती है, वो लिथियम बैटरीज होती हैं जो आजकल हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उन सब में होती है वो। तो बहुत सारी टाइप की गैल्वेनिक सेल हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। बट व्हाट इज़ द डैनियल सेल? देखो डैनियल सेल एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक बात क्लियर हो गई? अब ये जो डैनियल सेल है इसमें जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं जनरली जिंक और कॉपर। इलेक्ट्रोड भी जिंक और कॉपर के, और उनके सॉल्यूशन भी जिंक और कॉपर के यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर इन टू द लेबोरेटरी एंड यूज़। ओके, ये बहुत आसान है लेबोरेटरी में बनाना और उसको यूज़ करना आसान है। साथ ही एक्सपेरिमेंटल तौर पर इसे समझाना भी बहुत आसान होता है। तो डैनियल सेल कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें खास चीज़ें हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि बता सब कुछ दूं। तो डैनियल सेल में सबसे पहले हमें पता है कि दो हाफ सेल होते हैं। तो हाफ सेल का मतलब क्या है कि इसमें दो बीकर होते हैं इस तरह से, ग्लास कंटेनर, और इन दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन भरा होता है। फर्स्ट वाले में हमने माना जो ये वाला है इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, और दूसरे वाले में हमने जो सॉल्यूशन भरा वो है कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक, अब इनमें क्या होता है, इनमें इन्हीं के यानी कि अगर जिंक मेटल था, जिंक का सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट, तो जिंक का ही इलेक्ट्रॉन डिप रहता है। तो इलेक्ट्रोड है किसका? है जिंक का। देखो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एनोड है या कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड कब होता है, कैसे होगा, क्या उस पर चार्ज होगा, वो अभी डिफाइन करूंगा। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर। ठीक, अब इनके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए पहले तो एक्सटर्नली, तो इसमें एक गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाद में हम इसे एमीटर वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर कोई ऐसा है डिजिट वाला जो ये बताता है कि कितना वोल्ट बन रहा है, तो वो डिजिट में हमें मिल सकता है। अब इस कनेक्शन को पूरा करने के लिए बीच में एक लगता है सॉल्ट ब्रिज, विच इज़ इन्वर्टेड यू ग्लास ट्यूब। यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है इन्वर्टेड, जिसमें भरा रहता है KCl एंड अगार अगार, सॉल्यूशन ऑफ KCl एंड अगार अगार विच इज़ एन एल्गी। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ, जिंक का हुआ, कॉपर सल्फेट का हुआ, कॉपर का रोड हुआ, ये हो गया। अब जैसे ये सर्किट पूरा होता है इसमें तुरंत से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट भी जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, ध्यान से देखना। जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब जिंक जो है वो एनोड होता है, और जो कॉपर वाला होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, हेलो मेरोज, हाउ आर यू? तो एनोड और कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, आउटर सर्किट में किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से। तो आउटर सर्किट में कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है। अब इनर सर्किट में कैसे होगा बताओ, नीचे सॉल्यूशन में भी तो होगा, तो सॉल्यूशन में किससे होगा, सॉल्यूशन में होगा थ्रू आयंस। ठीक है, इनर सॉल्यूशन दैट इज जो सर्किट में करंट का ट्रांसफर होगा कैसे होगा, आयंस के थ्रू होगा। इतनी बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बता दूँ। ठीक, अब हम एक बात देखते हैं कि इस वाले सेल में इसको भी हाफ सेल कहेंगे और इस वाले को भी हाफ सेल कहेंगे। तो दो हाफ सेल हो गई, दोनों में क्या हो रहा है। तो पहले वाले सेल में जो जिंक वाला सेल है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो जिंक सेल में क्या हो रहा है, जिंक हाफ सेल में, तो जिंक जो होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जो जिंक मेटल है वो जिंक आयन बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ये कहानी हो रही है किसमें, फर्स्ट वाले में, जो जिंक हाफ सेल है उसमें। यहाँ जिंक जो मैंने एस लिखा है दैट इज सॉलिड स्टेट, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोड वाला जिंक है जो कि आयन बना के कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। यानी जिंक रोड से Zn2 पॉजिटिव बन के सॉल्यूशन में कूद रहे हैं, समझ रहे हो। जो ये इलेक्ट्रोड है उस पर क्या रह गया, अकेला उस पर रह गया सिर्फ इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, समझ आ रही है चीज़ें। जिंक पे ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक पे इलेक्ट्रोड पे,
तो जिंक 2 पॉजिटिव बना, अब अकेला आयन रह नहीं सकता, सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आउटर सर्किट के थ्रू गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहाँ जाएंगे, कॉपर के पास। कॉपर क्या कर सकता है, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन कहाँ से करेगा, तो कॉपर में से जो सल्फेट सॉल्यूशन है वहाँ से आएगा 2 पॉजिटिव आयन जो कि जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो अगर हम कॉपर सेल की बात करें तो कॉपर सेल में कुछ उल्टा हो रहा है, वहाँ से आयन्स आ रहे हैं सॉल्यूशन से, और वो आयन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर मेटल बना रहे हैं, और मेटल बना के वो चिपक रहे हैं किस पर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये कहानी सबको समझ में आई? तो हुआ क्या, हाँ बिल्कुल एक बार बताएंगे सर। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, जिंक था, जिंक वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, दैट जिंक पॉजिटिव बना रहा है 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। जो ये जिंक 2 पॉजिटिव बना, भाई आयन कभी अकेला टिका नहीं रह सकता, वो तुरंत से सॉल्यूशन में कूद जाएगा। वो सॉल्यूशन में इसलिए कूद जाएगा जो KCl है ना, वो इसे आयंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। वो कहाँ से आयंस लेगा वो सुनो, जब ये C2 पॉजिटिव बना के मेटल के ऊपर आ जाएगा तो सल्फेट बचेंगे, वो सल्फेट KCl के साथ जाएंगे, तो KCl में से Cl हटेगा तो वो जिंक के साथ जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह की रिएक्शन हो रही है, यानी कुल मिला के जो आयंस है वो आपस में बैलेंस हो रहे हैं। आयंस को छोड़ो, फिलहाल कहानी चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन इस पे बचेंगे वो कहाँ जाएंगे भाई, वो आउटर सर्किट के थ्रू दूसरी साइड जाएंगे भागे भागे। अब दूसरी सर्किट पे पहुंचे, कॉपर का इलेक्ट्रोड था, मेटल था, उसने क्या कहा, भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं अपना मेटल फॉर्म में हूँ, मैं कोई आयन फॉर्म में नहीं हूँ। ये इलेक्ट्रॉन रिक्वेस्ट करने लगे, भाई हमें कहीं से आयन दे दो, हम जुड़ जाएँ। तो इसने कहा भाई सॉल्यूशन में से कॉपर आयन को बुलाओ और इन इलेक्ट्रॉन को गेन करो। अब कॉपर आयन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो कॉपर मेटल ही तो बनाएगा। अब वो कॉपर मेटल कहाँ कलेक्ट होगा, कॉपर मेटल कलेक्ट होगा किसके ऊपर, रोड के ऊपर, क्योंकि ब्राउन कलर होता है तो वो यहाँ कलेक्ट हो गया। इस चीज़ को समझो, इस वाले में घट रहा है, जिंक का जो मेटल है वो आयन बना के घट रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पर खास अलग हो रही है, इक्वेशन तो मैंने बताई थी। इससे अलग क्या हो रहा है कि जो जिंक का मेटल है दैट इज इलेक्ट्रोड है, उसका जो मास है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट आयंस इंक्रीजिंग, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि जिंक मेटल से आयन बन के सॉल्यूशन में कूद रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिंक आयन बढ़ेंगे तो, लेकिन इलेक्ट्रोड का मास कम हो जाएगा। कॉपर वाले में क्या हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट की है सॉल्यूशन, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें से कॉपर आयन चले गए, और वो जहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर। सो द कॉपर इलेक्ट्रोड विल गेन द मास। ये दोनों चीज़ें जो हो रही हैं एक तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है। फिजिकल केमिस्ट्री की मतलब कि इसमें हमें पता लग सकता है किसी चीज़ का मास डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। केमिकल रिएक्शन तो हो ही रही है, लेकिन मास डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज़ हो रही है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, हाँ या ना। EMF की बात करते हैं, हमें पता है अब जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, जिंक 2 पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहूँगा कि नहीं, तो मैं इसे E0 ऑक्सीडेशन कहूँगा। E0 क्यों लिख रहा हूँ ये ध्यान देना, ये जो जीरो बनती है ना वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए होती है, कि हमने जो सल्फेट आयंस लिया उसकी 1 मोलैरिटी है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है, ये सब कंडीशन है वो, ठीक है, इसलिए नोट लगाते हैं। तो E0 ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर के केस में क्या हो रहा है कि कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर मेटल बना रहा है, दैट इज ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा बताओ, वो होगा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम क्या लिखेंगे, E0 रिडक्शन, E0 रिडक्शन। अब टोटल सेल EMF क्या होता है, टोटल सेल EMF वो होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी जितना टोटल पोटेंशियल डेवलप हुआ है सेल में, सेल EMF वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। हम ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी अभी मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, मैं जिंक के ऑक्सीडेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ Zn/Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, और रिडक्शन वाले को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu। एक बात तो ये क्लियर है, क्योंकि Zn से आयन बना तो ये हमारी ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Cu2 पॉजिटिव से क्या बना, Cu बना, जो हमारे रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात क्लियर हुई,
ठीक है, अब आपको हमेशा यही चीज़ यूज़ करनी है कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को हम लेके चलें। अब हमें पता है ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। ये चीज़ अभी अभी मेहरोज ने भी बताई, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या मैं फॉर्मूला ये भी तो लगा सकता हूँ, ई एनोड प्लस ई कैथोड, जब मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही दिया हो, मुझे एसआरपी ना दी हो। अब व्हाट इज एसआरपी, कंडीशन क्या होती है एसआरपी की, वो सुनो। हमें जनरली एक वर्ड लिख के दिया जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोटेशन एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी आपको किसी ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के दिया ना, तो उसका मतलब है उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया, या फिर सिंपल वर्ड में रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, चाहे उसने बताया हो या ना बताया हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको दिया है, समझ लो। अगर उसने सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, वो हमेशा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तब आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? अब मान लो मुझे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, तब मैं कैसे करूँ? तो ऑक्सीडेशन को नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बनाओ, और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका नेगेटिव करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाओ। ये हमें करनी होती है कहानी। अब इसने एक सेल लिखी थी इस तरह से, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एंड Cu। ये तो अपने आप में पूरी कहानी कह रही है, पूरी कहानी कि भाई यहाँ Zn से Zn2 पॉजिटिव बना तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि अगर इसने Zn2 पॉजिटिव भी लिखा है इस तरह से, क्योंकि ये Zn2 पॉजिटिव टू Zn लिखा है जो कि रिडक्शन है, तो जो इसके सामने वैल्यू दी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। और हमें अगर ऑक्सीडेशन की जगह पर रखनी है तो हम उसका नेगेटिव साइन रखेंगे, दैट इज माइनस की बजाय ऑक्सीडेशन वाले में हम पॉजिटिव वाला रखेंगे। और जो दूसरा दिया होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, तो वो सीधे सीधे रिडक्शन ही है, उसमें चेंज नहीं करना। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है? तो जनरली जो दिया जाता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आपको ये समझना होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन वाला है उसको चेंज करना है। इतना बात क्लियर? अब बात आती है फिर से वही कि करें तो किसको चेंज करें, करें तो किसको चेंज करें, ये पॉइंट आएगा। तो ध्यान देना, नेगेटिव में जितनी ज़्यादा कम वैल्यू, या नेगेटिव में जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू कहता हूँ मैं से, लाइक -2.3, -1.5, -0.76, -0.34, इनमें से सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है स्टैंडर्ड में? -2.3 आप एकदम कहेंगे। तो ध्यान देना, जिसमें नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन में जितनी ज़्यादा होगी उसी को ऑक्सीडेशन मानते हैं, ऑक्सीडेशन। अब वैल्यू तो नेगेटिव दी है, तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बस उसे पॉजिटिव करना है, कंफ्यूज नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में इन्होंने दिया था दैट Zn2 पॉजिटिव में जिंक एंड कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको अपने आप पता लग गया होगा, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो जिंक में कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट, और दूसरा जो कॉपर का दिया हुआ है Cu/Cu2 पॉजिटिव वो दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। जबकि जो रिएक्शन लिखी है उसने उल्टी लिखी है। अगर हम सेल के अकॉर्डिंग देखें तो उसने Zn ऐसे लिख दिया, Zn2 पॉजिटिव, और Cu2 पॉजिटिव टू Cu लिख दिया, जबकि ऑक्सीडेशन नहीं दिया, उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया। तो एक चीज़ तो ये समझने की, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है SRP, और उसे ही हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। जितना ज़्यादा नेगेटिव, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू, वही हमारा ऑक्सीडेशन पे जाएगा। तो कौन सा जाएगा इनमें से, जिंक या कॉपर? दैट्स इट। तो अब मेरे पास एक फॉर्मूला है दैट सेल EMF विल बी इक्वल टू सेल इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो ई नॉट क्योंकि मुझे रिडक्शन की वैल्यू दी गई है, तो मैं ऑक्सीडेशन के लिए इसे रखूँ 0.76, प्लस दूसरी क्योंकि रिडक्शन ही है तो वो एज इट इज आ जाएगी। तो वैल्यू इसका आंसर आ गया 1.10 वोल्ट। ये थी कंप्लीट जो कंडीशंस होती है। अब आपको इसमें और भी सेल दिए जा सकते हैं, एजी वाले, हाँ ये डैनियल सेल के लिए, लेकिन और सबके लिए भी यही कंडीशंस लगेगी। हाँ मैं कर देता हूँ, ये क्लियर हुआ? पहले आप ये बताओ सबको। ओके, नंबर 109, हुज एक्सपेरिमेंट शोज दैट द एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। इनमें से
किसके एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि जो परमाणु है उसमें विविध ऊर्जा स्तर होते हैं? ये था फ्रैंक एंड हर्ट्ज। फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली बताया था। तो ये क्वेश्चन है 110, फाइंड आउट द मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप है? देखिए मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप, इससे क्या मतलब है? देखो एक हमारे पास ना कंसेप्ट आता है जब हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब सब्सटीट्यूशन अगर हम कह रहे हैं तो उसमें एक खास बात ये होती है कि हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो ये हमारा बेंजीन है तो इस पर मान लो एक Cl आके जुड़ गया। ठीक है, एक जुड़ गया, उसके बाद एक और आएगा, तो वो जो दूसरा आएगा वो कहाँ जुड़ रहा है? ठीक है, उसी के लिए ये डिफाइन होता है कि जो पहले ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? क्या वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है? एक कंडीशन तो होती है कि ऑर्थो एंड पैरा साथ में होंगे, कि अगर ऑर्थो है तो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा, और दूसरी कंडीशन होती है कि क्या वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ये चीज़ सिस्टम होता है। अब इसी में हमें पहचानना था कि कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसमें से Cl NH2 CH3 या Cn कौन सा है? देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आपको पूरी डिटेल में इसका चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है बेंजीन वाली, ठीक है, तो उसमें है। खैर इसमें बताता हूँ। इसमें से देखो Cl जो है वो डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, अगर हम NH2 की बात करें तो वो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। CH3 भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। और Cn की अगर बात करें तो सिर्फ यही है जो मेटा डायरेक्टिंग है इन चारों के बीच। तो इसमें जो Cn है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बाकी सभी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें से एक एग्जांपल के थ्रू इन्हीं में से आपको समझा देता हूँ कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका। देखो हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो बेंजीन के ऊपर मान लो पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी एक ग्रुप का नाम बताओ। चलो मैंने मान लो NH2 माना है, ठीक है, और हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है। अब मान लो इस पर हमें कोई एक दूसरा ग्रुप जोड़ना है, कोई भी एक ग्रुप, मान लो हमें इस पर Cl जोड़ना है। ठीक है, यहाँ जो Cl आ रहा है लेकिन पॉजिटिव के साथ आ रहा है, Cl जोड़ना है। तो ये Cl इसमें कहाँ जाएगा, कौन सी पोजीशन पे जाएगा? देखो अब तीन पोजीशन हमारे पास जनरेट होती है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ऑर्थो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है तो उसके साथ ये सेकंड नंबर पे जाएगा। ठीक है, मेटा का मतलब होता है कि अगर कोई ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है तो उसके रिस्पेक्ट में थर्ड नंबर पे जाएगा। और पैरा मतलब होता है 1 एंड 4th पोजीशन। ये तीन तरह की पोजीशन हमें मिलती है। तो ये जो NH2 है, तो भाई ये देखो ये जो ग्रुप होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है क्या, मतलब इस रिएक्शन का हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वो हमें यही बताएगा कि ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो ग्रुप है या पैरा ग्रुप है। ये Cl जाके, ठीक है, बेंजीन के अंदर जो एनिलीन है फिलहाल, तो ये जाके जुड़ेगा कहाँ? ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के समझते हैं इस चीज़ को। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखो सबसे, ये तो मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वही बना दिया। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, तो इसके ऊपर लॉन पेयर है। देखो इसमें होता क्या है, रेजोनेंस में हमें पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि जनरली इसमें आपको एक चीज़ करनी है, कहीं से अगर लॉन पेयर दिखे तो लॉन पेयर को ले आओ बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को पहुंचा दो लॉन पेयर पे। तो हमें पता है ये जो लॉन पेयर है ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे एज ए बॉन्ड पेयर, और जो ये बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ चला जाएगा एज ए लॉन पेयर। तो जो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो, उसमें ये लॉन पेयर तो यहाँ आ गया, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक आ गया डबल बॉन्ड। अब क्योंकि इसके ऊपर से लॉन पेयर गया था उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी देखते रहिएगा, अभी मैं केवल रेजोनेंस बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि Cl कहाँ जाएगा। ठीक है, ये बन गया, हाँ या ना? अब हमें पता है जो रेजोनेंस होती है वो पूरे सीरीज में चलती है, वो जब तक सीरीज एंड नहीं हो जाती तब तक चलती है। तो अब ये लॉन पेयर यहाँ पर आएगा एज ए डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड है वो आ जाएगा एज ए लॉन पेयर। तो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ, कि अब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया, लॉन पेयर नीचे आ गया, समझ गया? तो ये वाले हो गए, और ऊपर वाला NH2 एज इट इज़, क्योंकि उसमें अभी कोई खेल नहीं हुआ तो वो एज इट इज़ है। ठीक, तो ये वाले हो गए। अब क्या हो सकता है, अब फिर से कंटिन्यूटी बनेगी। कंटिन्यूटी में क्या होगा, ये लॉन पेयर एज ए बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर एज ए लॉन पेयर। तो अगला जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें देखो ऊपर का तो एज इट इज़ अभी, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, अब लॉन पेयर यहाँ पर आ गया। ठीक, इससे अगला जो आएगा, इससे अगले में वापस क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर एज ए लॉन पेयर यहाँ, और ये जो बॉन्ड था वो एज ए लॉन पेयर सेम, मतलब कि लॉन पेयर का बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का एज इट इज लॉन पेयर वापस। तो ये CH2 है, इसके ऊपर लॉन पेयर चला गया, सॉरी NH2 के ऊपर लॉन पेयर चला गया, और जो बॉन्डिंग है वो एज इट इज हो गई। ठीक, तो इसके हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। अब बात करते हैं कि इनमें Cl कहाँ जुड़ सकता है। देखो Cl है कैसा, यहाँ पर Cl है एक इलेक्ट्रोफाइल। Cl यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया हुआ है। मान लो कहीं से भी आया टूट टाट के, उसने इलेक्ट्रॉन अपने गवा दिया और उसके बाद ये Cl बन के आ गया। ठीक है, Cl पॉजिटिव। तो ये इसमें कहाँ जुड़ेगा, ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, खास करके बेंजीन रिंग में।
तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम देखें तो हमें 3 जगह ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक तो सेकंड पोजीशन वाले में, एक थर्ड में और एक फोर्थ में, ठीक है। अगर मैं सेकंड पोजीशन पे देखूं, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखूं, तो ये जो है ये बताओ कहाँ है, यहीं तो है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। सेकंड वाले में ऑर्थो पोजीशन है। थर्ड वाले में अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, जो कि एक पैरा पोजीशन है, ठीक। और अगर मैं फिर से फोर्थ वाले में देखूँ तो वो यहाँ पे है। अब अगर मैं NH2 के रिस्पेक्ट में देखूँ तो केवल एक ही ग्रुप के लिए ये फिर से ऑर्थो पोजीशन ही तो है भाई, फर्स्ट और सेकंड ही तो बैठेगी, ठीक है। जिधर लोवेस्ट नंबर आता है उधर ही तो हमें पता लग गया जो NH2 है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी जब इसकी रिएक्शन Cl की होगी तो इसमें दो तरह का कंपाउंड इसमें बन सकता है कि एक तो Cl जुड़ेगा यहाँ पर, जब NH2 फर्स्ट नंबर पे उसके रिस्पेक्ट में Cl जुड़ेगा सेकंड नंबर पे, दैट इज ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो क्लोरो एनिलीन ये बन जाएगा। और एक ये जुड़ सकता है पैरा पोजीशन पे। अब आप कहोगे सर दो ही क्यों बना रहे हो, 3 बनाने चाहिए आपको, तो एक आपको इधर भी जोड़ना चाहिए। भाई देखो वो जो ऑर्थो पोजीशन है वो सेम ही तो है, चाहे मैं इधर स्ट्रक्चर बनाऊँ चाहे इधर, बात तो एक ही है ना। फोर्थ वाली और सेकंड वाली अप्रॉक्स सेम ही तो है, ऑर्थो पोजीशन ही तो है। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। तो ये हो गया पैरा क्लोरो एनिलीन, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, जो ऑर्थो होता है और जो पैरा होता है, पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा अमाउंट में बनता है, और जो ऑर्थो है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, कम अमाउंट में बनता है, ठीक है। कम अमाउंट भी कितना, ज़्यादा 60-40 का इसमें रेशो होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी 60% जो मेजर प्रोडक्ट है पैरा वो बनता है, 40% ये बनता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि एनिलीन यानी NH2 जो ग्रुप है, एनिलीन को भूल जाओ, NH2 जो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर वो कौन सा डायरेक्टिंग है, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। क्योंकि ये जो एनिलीन ग्रुप है NH2 ग्रुप, ये क्या करता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। दिस इज द पॉइंट कि ऑर्थो एंड पैरा कैसे होते हैं, ठीक है। आकाश जी समझ में आया, एंड गरिमा एंड राहुल, ओके। अब बात करते हैं कि इसमें से मेटा कौन सा था, CN वाला था, ये तो मैंने ऑर्थो के लिए बताया, ठीक है। तो अब मैं आप उसका भी बता देता हूँ, बेटा इसके अब देखो हमारे पास एक CN वाला था ना मेटा, तो ये इसको देखते हैं ये मेटा कैसे है। देखो अगर मैं बेंजीन के ऊपर CN को कनेक्ट करूँ तो हमें पता है CN में ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से होते हैं, ऐसे तो होते हैं, बताओ या नहीं, ऐसे ही होते हैं, हाँ या ना। अब इसमें हमें पता है क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है। इसमें हो सकता है कि जो नाइट्रोजन है वो इस वाले बॉन्ड पेयर को वापस ले ले। वो क्या करेगा, वो ये कहेगा भाई तेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं हूँ, मैं अपने बॉन्ड पेयर वापस लेता हूँ, तो मुझे दे दे, एज ए लॉन पेयर मैं रखूँगा और किसी और को साथ में जोड़ूंगा। अगर इसने ये बॉन्ड ले लिए तो इस केस में कार्बन के जो बॉन्ड होंगे वो कम हो जाएंगे। समझो बात को, इसमें हो क्या रहा है, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अभी रेजोनेटिंग नहीं है, केवल मैं ये बता रहा हूँ CN के बीच में क्या हो रहा है, CN के बीच में ये केस हो रहा है। समझ में आई बात कि इसने क्या करा, CN से जो थे एक बॉन्ड ट्रिपल में से एक पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए, एज ए लॉन पेयर खींच ली नाइट्रोजन ने, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, ठीक, खींच लिए। अब ये क्या करेगा, जो कार्बन है वो इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर खींचेगा। जैसे ही इसने ये वाले बॉन्ड यहाँ पर खींचे क्या होगा बताओ, हमें पता है बेंजीन रिंग में और इस CN वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये कार्बन तो बेचारा सेटिस्फाइड हो गया कि मेरे पास डबल बॉन्ड है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बेंजीन रिंग में ये वाली जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है बताओ, खुद खुद बताओ, ये वाली कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है कि नहीं, ऑर्थो है भाई। अगर CN के रिस्पेक्ट में देखूं 1 और 2 तो ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर कैसी है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव डेंसिटी है कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसके रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी कि नहीं, बताओ भाई। ऑर्थो अगर पॉजिटिव होगी क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके पास से इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, कार्बन ऊपर वाले कार्बन ने खींच लिए, तो ये ऑर्थो वाला तो पॉजिटिव हुआ। अब ये पॉजिटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में जो जस्ट नेक्स्ट पोजीशन है मेटा, वो कैसी हो गई, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। अब जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा, ऑब्वियसली मेटा पे जुड़ेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये केस होता है, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये CN वाले में मैंने बताया, बाकी CN से अलग भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है, ओके। तो मेटा डायरेक्टिंग वालों को लिख दूँ, लिख दो एक बार, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग आपके कौन कौन से हैं वो समझो। तो मेटा डायरेक्टिंग में हम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आता है COR, ठीक है, COR ग्रुप, फिर आता है C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटोन ग्रुप, ठीक। उसके बाद आता है R डबल बॉन्ड R दैट इज हमारा कौन सा ग्रुप है बताओ, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये वाला है एल्कीन ग्रुप। भाई R मतलब क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो एल्कीन ग्रुप हो गया। फिर इसमें एक आता है नाइट्रो, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नाइट्रो। फिर आता है CN जो साइनाइड जो अभी अभी आया, एक होता है SO3H, ये भी हमारा क्या है बताओ,
ये भी हमारा सल्फोनिक एसिड है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद हमारा क्या आता है CHO, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके बाद आता है NH3 पॉजिटिव वाला, ये भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये पॉजिटिव वाला क्यों है मेटा डायरेक्टिंग? क्योंकि नाइट्रोजन के पास इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके इलेक्ट्रॉन को छीन के लेगा इसलिए, ठीक है। और इसी के साथ अगर NH2R बन जाए, पॉजिटिव वाला NH2R बन जाए, तो ये भी क्या है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इतने सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक। इसके अलावा देखो ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके अलावा जो ऑर्थो एंड पैरा है वो बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में, वो भी समझ लो। मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है ऑर्थो में अगर हम बात करें तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तीनों के तीनों क्या है? ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरीन भी बल्कि ऑर्थो एंड मेटा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो OH, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। तीसरा OR, ये भी क्या है? ऑर्थो पैरा, सॉरी ये 4th नंबर, ये 5th नंबर। 6 में ऑर्थो एंड पैरा के बाद नाइट्रोजन वाले NH2, ठीक है। 7th पे NHR, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ओके। फिर NR2, R का मतलब क्या है? एल्किल या फिर बेंजीन ग्रुप, कुछ भी। इनमें नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है जो कि बेंजीन में आ जाता है, इसलिए ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है, ओके। और क्या रहेगा? हाँ CH3। अब CH3 के पास लॉन पेयर नहीं है, लेकिन CH3 जो होता है ऑर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग, ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। आप एक वीडियो देख लेना जिसमें मैंने सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताए हैं, तो उसमें बताया है कि CH3 स्पेशली CH3 कैसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जबकि इसके पास कोई लॉन पेयर भी नहीं होता बेंजीन को देने के लिए। तो क्या चीज़ होती है, तो वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। आगे अगला, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पिछले वाला भी ऑर्गेनिक का था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बताना है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक टॉपिक तो समझ लो, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अब सुनो ध्यान से एक बात मैं आपको बताऊँ ना, एक मैंने वीडियो बनाई है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। वेरी गुड गरिमा जी, आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। उसमें मैंने चारों इफेक्ट बताए हैं, चारों इफेक्ट, शायद वो अलग अलग भी बनाई हो, ठीक है। उसमें इंडक्टिव है, दूसरा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जिससे हाँ डबल बॉन्ड वाले का पता लगता है, थर्ड उसमें रेजोनेंस भी है जिसे मेसोमेरिक भी कहते हैं, और फोर्थ उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। एक तो ये वीडियो, ठीक है, एक तो ये वीडियो। दूसरी वीडियो जो मैंने बताई है उसमें मैंने सारे के सारे इंटरमीडिएट स्पीसीज बताई है, इंटरमीडिएट स्पीसीज। उसमें मैंने सारे के सारे कार्बोकेटायंस का जिक्र किया है कि कार्बोकेटायन कब बनता है, कैसे बनता है, क्या उसकी स्टेबिलिटी होती है, कब उसकी रिएक्टिविटी होती है, वो सब। उसके बाद बताया कार्बोनाइन, ठीक है, कार्बोनाइन बताया। फिर मैंने उसी में एक्सप्लेन किया है फ्री रेडिकल, ये शायद सबसे पहले फ्री रेडिकल ही एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद मैंने उसी में वीडियो में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट भी बताया है। आपको बता दूं केवल इन 2 वीडियो से आपको इस एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, केवल इन 2 वीडियो से। और ये वीडियो जो बनाई है ना बिल्कुल डिटेल में बनाई है, शायद इनके पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 2 कंसेप्ट वीडियो है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इंटरमीडिएट स्पीसीज पे। दोनों से आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। सर देखो ये जो वीडियो है ना ये मल्टी लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल है, उसमें मतलब बोलता तो मैं हिंदी में ही हूँ ना, कंटेंट इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ये है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वो होते हैं जो जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लोन पेयर भी नहीं होगा। तो जिनके पास लोन पेयर भी नहीं होता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता, तो बचा क्या कि या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर न्यूट्रल है तो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज 2 कंडीशन। क्या चीज़ सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होगा, जाहिर सी बात है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, ओके। अब 2 कारण से हो सकती है, पहला कि या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इनसे कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, तभी तो पॉजिटिव हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव अगर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल हो सकती है, लेकिन न्यूट्रल स्पेसिस मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी कि जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ठीक है, अष्टक अपूर्ण, अष्टक जो होता है इनमें अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो वो वाली हमारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। अब देखो हम बात करते हैं OH की, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन छीने भी होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल है। RNH2 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट वी नो दैट
कि इसके ऊपर क्या है, n हैज़ अ लोन पेयर, n के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। अब जब इसके ऊपर लोन पेयर है तो किसी को इजीली लोन पेयर दे सकता है, इसलिए क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, इसके बाद बात करते हैं AlCl3 की। तो देखो इसकी बात करते हैं, AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास 6 है, Al के साथ 3 Cl जुड़े हैं, ठीक है। तो 3 में से 3 तो इसने अपने दिए, 3 Cl से लिए, तो 6 तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ओके, तो AlCl3 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। अब बात करते हैं Cl नेगेटिव। अब Cl के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले Cl पॉजिटिव बनाया था ना, वो एक इलेक्ट्रोफाइल था। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का शॉर्ट में तो कॉन्सेप्ट ये है, बाकी डिटेल मैंने उसमें पूरा बता रखा है, ठीक है। समझ में आई ना चीज़ें, अच्छा लग रहा है समझ के। देखो टॉपिक केवल टॉपिक नहीं, डिटेल में कंप्लीट करो तो ही अच्छा है। चलते हैं 112 क्वेश्चन पे। इफ़ द एटॉमिक साइज इंक्रीज द नॉन मेटलिक करेक्टर विल इंक्रीज डिक्रीज समटाइम इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज नो चेंज। ये कह रहा है यदि परमाणु का आकार बढ़ता है तो अधातु गुण इंक्रीज मतलब बढ़ता है कि केवल बढ़ता है, डिक्रीज मतलब घटता है, समटाइम इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज दैट कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, और नो चेंज कोई बदलाव नहीं। इसका जो आंसर है वो आपको सबको पता होगा, बी होता है डिक्रीज। ये सिर्फ घटता है, नीचे जाते हुए मेटलिक करेक्टर, सॉरी नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, तो लिख लो इसे टॉप टू बॉटम। इनटू द पीरियोडिक टेबल इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम मेटलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। यही हमसे पूछा हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। विच कंपाउंड डज नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो विस्तारिक अष्टक नहीं दिखाता। विस्तारिक अष्टक, विस्तारिक अष्टक का मतलब क्या होता है, दैट दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन विथ बॉन्डिंग। SF6 नहीं होगा, SF6 तो है ही एग्जाम्पल इसका मतलब वो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल अच्छा खासा। SF6 नहीं दिखाता है। देखो बात करते हैं PF6 की, वैसे तो PF5 होता है लेकिन हमें PF6 लिखा हुआ है। P फॉस्फोरस में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 या 4 np3, ठीक है। तो हमें पता है 5 के 5 1 2 3 1 2। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो फिलहाल तो 3 वैकेंट है ना, 3 वैलेंसी है, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसमें भेज देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक उसमें भेज दिया तो एक तो ऐसे बचा, 3 p में सिंगल हो गए और एक d में हो गए, ठीक है, बस 5 खाली हो गए। तो इसी को जनरली कहा जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्योंकि अब ये क्या कर सकता है कि 5 को ही किसी दूसरे से 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के जोड़ सकता है। मान लो इस पे कोई भी एक ऐसा आ सकता है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, दूसरा तीसरा चौथा और 5वां यहाँ, तो टोटल मिला के इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, विच इज़ एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्लियर समझ में आया कंसेप्ट क्या है ये चीज़। SF6 भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी है ये भी है। अब बात करता हूँ H2SO4 भी है लेकिन NO2 नहीं है, ठीक है। NO2 में एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल ही नहीं होते और साइज बहुत छोटा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। हाँ जी, d ऑर्बिटल वाले जनरली एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं, ठीक है। हाँ मोस्टली देखो, जैसे अगर हम बात करें ना तो जो 3D वाले हैं, ठीक है, 3D में आप अगर सोचें कि 3D10 का कोई कंपाउंड आ गया और वो कहने लगा कि क्या इनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, तो 3D10 में नहीं हो सकता। 3D10 में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। मेरी बात समझे आप, इसमें तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये तो कैसा भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैग्नीज की, ठीक है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, सॉरी 7 पॉजिटिव बनाता है। वो कैसे बनाता है सुनो, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 26 या 27, किसी को पता है, ध्यान नहीं आ रहा, 26 नहीं 25 होता है, सॉरी। तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके।
और 4s2 एंड 3d5 ये होता है। तो ये क्या करता है, आप सुनो ध्यान से, इसमें डी में तो 5 है भाई, अंदर तो डी होगा, 1 2 3 4 5 और 2 इसमें है। इसमें अगर मैं देखूँ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है, और इन 5 में 5 चीज़ों को जोड़ सकता है। लेकिन ये क्या दिखाता है, ये 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाता है, क्योंकि इसको पता है मेरे पास अगर 4th एनर्जी लेवल आ गया तो 4p का भी खाली पड़ा हुआ है, 4d का भी खाली पड़ा हुआ है, मैं चाहे जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये केवल एक s वाला इधर ट्रांसफर करता है। जब ये एक s वाला इधर चला गया तो क्या ये खाली हो गया, हो गया कि नहीं? तो यहाँ कितने हो गए, 7 हो गए, नहीं हो गए? अब इसमें आप एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी कह सकते हो, लेकिन इसमें डी नहीं है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो हो गया लेकिन इसमें डी नहीं है तो नहीं? बस ये कहना चाहते हो। तो जरूरी नहीं है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट सिर्फ डी वालों में हो। नॉन मेटल के केस में जनरली जो हमारे नॉन मेटल की साइड है उनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला खेल होता है, और जो ये मेटल्स वाले होते हैं इनमें कोई भी जो एम्प्टी होता है उसमें ले जा सकते हैं। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड की थ्योरी आती है वो भी रह रही है अभी चैप्टर होना, तो उसको भी कराऊंगा। तो उसमें समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन वापस कैसे चले जाते हैं। अभी तो इसने अगले में फेंका, Mn ने, मैग्नीज ने अगले में फेंका 4s में, 4s से 4p में। ऐसा भी हो सकता था कि ये 4s में ना फेंक के बल्कि इंटरनली पेयरिंग कर लेता, वापस बुला लेता अगेंस्ट द होन्स रूल, वो भी हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। खैर फिलहाल तो मैंने एक्सप्लेन किया एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है। जब हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है जनरली तो उसमें इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं जिसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है ना। यानी इनमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, जितने खुद के प्लस दूसरे के भी लेते हैं, इसलिए 8 से ज़्यादा हो जाते हैं। Earth has mass m and the radius r. If the g is the acceleration due to the gravity on the surface of the earth, what is its value at the height r by 3 above the earth's surface? ये कह रहे हैं अर्थ का मास m और रेडियस अगर r माने और g एक्सेलेरेशन है अर्थ की सरफेस पे, तो एक हाइट r by 3 पर g की वैल्यू क्या होगी? तो क्या रख सकते हैं, देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमें पता है सबसे पहले तो जो g का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल G m/r², ये तो होता है, ठीक है। ये तो हमारे किसके लिए है, अर्थ के लिए। अब उसने कहा अर्थ से r/3 हाइट की ऊंचाई पर, यानी कि जो अर्थ r है यहाँ पर तो रेडियस हमने रखी हुई है, r इज इक्वल क्या है, रेडियस। अब उसने कहा r/3 की हाइट पर है, तो जो r हो जाएगी अब वो एक तो रेडियस प्लस r/3 और जोड़ो, ये रखा जाएगा। यानी कि जो g डैश होगा वो होगा gm/r प्लस r/3 का होल स्क्वायर। ओके जी, ठीक है, यही तो होगा। अब इसी से निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेट करना है अब तो g डैश विल बी इक्वल टू gm/3r प्लस वार, दैट इज़ 4r/3 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल g डैश gm/16r²/9। तो ये हाँ वही आ गया जो आपने बताया था, दैट इज़ 9/16 gm/r²। अब इसको g मान दे तो 9/16 इंटू g, ये हो गया। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द आंसर। हैं 115 क्वेश्चन पर। हाँ पिछला क्वेश्चन जो था ग्रेविटी का था, ये तो पता ही लग गया होगा। खैर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसका नाम बताना है, बस नामकरण कर दो फटाफट से। यस, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, सी इज द आंसर। CH3Br Na Br CH3, वुड्स रिएक्शन, वेरी गुड। देखो हाँ जी बिल्कुल, पहचान बहुत आसान है इसकी। पहचान है ये कि अगर आप ये बताओ पहले ये क्या है, CH3Br, ये आपका होगा सर ब्रोमोमेथेन है ना, है ही ब्रोमोमेथेन क्या। लेकिन मैं RCl लिख दूं तो ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, और एक्चुअल में ये भी हेलो एल्केन है। ब्रोमीन में ब्रोमीन लग गया हेलोजन की जगह, ओके, और CH3 मेथेन, दैट इज हेलो एल्केन, सिंपल वर्ड में। तो जब हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट होती है, ठीक है, तो इसकी एक कपलिंग होती है, यानी कि जो हेलो एल्केन यहाँ होता है सेम हेलो एल्केन दूसरी साइड होता है, तो इसमें कपलिंग होती है, और हमारे पास एक तो बनता है एल्केन और एक बनता है Na का सॉल्ट, जो भी Cl है, जो भी हेलोजन है उसका, ये इसकी पहचान है। तो सोडियम के साथ जब हेलो एल्केन्स की रिएक्शन होती है तो समझ लो वुड्स रिएक्शन है, ओके, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, बताना करके खुद क्या बनेगा। बताओ क्या बनेगा। देखो Na क्या करेगा, दोनों Br लेके भाग जाएगा, 2 Na है ना, तो 2 Br लेके चले गए, ट्वाइस Na
Br। अब ये C3H5 और C2H5 ये कपल हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C3H5 C2H5 दैट इज C5H10 H10 या नहीं C3H7 होना चाहिए ना ये, C3H7 दैट इज C5H12 ये बनेगा। ओके तो क्या बन गया, पेंटेन बन गया। तो ये कपलिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब एक और बात इसी की बताता हूँ, हाथ के हाथ सुन लो। वुड्स रिएक्शन एक होती है, एक इसी के साथ आती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब ये क्या है, एक और आएगी फिटिग रिएक्शन, उसको भी समझना। देखो वुड्स रिएक्शन में मैं बताता हेलो एल्केन था और प्लस हेलो एल्केन था, यानी दोनों जो सोडियम के साथ थे वो क्या थे, दोनों हेलो एल्केन थे। वुड्स फिटिंग में थोड़ा सा चेंज है, उसमें क्या है, वुड्स मतलब कि हेलो एल्केन समझ लो और सोडियम बीच में लगाना है, और जो फिटिग है ना, फिटिग प्रीफर कर रहा है हेलो एरीन्स को, यानी कि बेंजीन वाले। अब इसमें क्या होगा, देखो इधर तो मान लो है CH3Br प्लस ट्वाइस Na, इधर भी हेलोजन वाले कंपाउंड है लेकिन एरोमेटिक, ये वाला। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें वही होगा जो अभी तक होता आया है, Br सोडियम के साथ चले जाएंगे और जो CH3 है वो किसके साथ कपल हो जाएगा, बेंजीन के, दैट इज बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा। क्या बन गया, टोलुइन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। अब एक और आती है, देखो अभी मैंने बताया ना तीन एक साथ ही हैं, तीनों ही एक दूसरे के साथ ही हैं। अब एक आती है फिटिग रिएक्शन, सल्फेटिक। अगर मैं कहूँ रिएक्शन सेम ही टाइप की है तो आप आइडिया लगाओ इसमें क्या हो रहा होगा। देखो वुड्स में जब केवल नाम वुड्स था अकेला तो दोनों हेलो एल्केन्स थे, जब वुड्स के साथ फिटिक जुड़ा तो एक हेलो एल्केन्स और एक हेलो एरीन। अब सिर्फ फिटिक है तो क्या होगा, यस दोनों तरफ हेलो एरीन्स। ओके अब इसमें छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी कंपाउंड हो सकता है। लाइक मैं कह दूँ एक बेंजीन ये वाला है, इसके ऊपर Br लगा हुआ है प्लस ट्वाइस Na, और दूसरी साइड भी सेम होगा इस तरह से। ठीक है, हाँ ये ध्यान देना इसमें जो हेलोजन होंगे ना दोनों पे वो सेम होंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम होता है। ये तो लिखने के लिए वैसे तो बाकी अब इसमें देखो क्या होगा, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। अब दोनों बेंजीन आपस में कैसे जुड़ेंगे, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, इस तरह से। एक और बात है यहाँ, हाँ वो भी बता दूँ हाथ के हाथ, ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है बेंजीन का वो फ्यूज्ड है या कंडेंस्ड है। दो तरह का स्ट्रक्चर आता है, एक कंडेंस्ड और एक फ्यूज्ड। तो ये फ्यूज्ड है या कंडेंस्ड है, यस वेरी गुड, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्योंकि बेंजीन दोनों एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें आपस में कोई डबल बॉन्ड शेयरिंग नहीं है, ठीक है, उनके पास एक आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर बेंजीन दोनों आपस में फ्यूज्ड हो जाए, ये वाली कंडीशन जो होती है वो फ्यूज्ड होती है, समझ लो। इस केस में कुछ ऐसा बनता है, ये वाली कंडीशन फ्यूज्ड कहलाती है। तो इसमें फ्यूज्ड नहीं होते, इसमें कंडेंस्ड बनते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ओके, हिंदी नेम कंडेंस्ड मतलब संगठित, ठीक है, संगठित शायद क्या आ जाएगा इसमें, संगठित। ओके, और फ्यूज मतलब धसे हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए। क्लियर, तो चीज़ें समझ में आई ना। अब वुड्स आ जाए, वुड्स फिटिक आ जाए, फिटिक आ जाए, एक ही बात है। अब यहाँ से एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा पहचान वाली रिएक्शन आती है, ठीक है, वो नेम रिएक्शंस आती है। तो उसमें नेम रिएक्शन भी सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन आती है, दो चैप्टर्स आती है। पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, और दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक वाला, एल्डिहाइड वाला। उसमें से इन दो से सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन आती है, तो अच्छे से इन्हें नेम रिएक्शन जितनी भी है वो कर लेना। चलिए अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 116, विच शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 इन द 3D सीरीज। अरे ये तो अभी बताया था, जल्दी से बता दो बस। BMN, वेरी गुड एवरीवन, सभी ने सही बताया, बिल्कुल मैग्नीज। ठीक है, अभी अभी बताया था तो वही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117, गिवन द इक्वेशन दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी। ये एक इक्वेशन दे दी इन्होंने, पता नहीं कैसे कैसे बना के दी, बट दे दी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा की पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकती है।
सी। ओके, सॉल्व कर लें। अल्फा बीटा सेम, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल एंगुलर डायमेंशन, मुझे नहीं लगता। चलो करके देखते हैं। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी दैट इज वेग। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को ना जितने भी बीच में प्लस और माइनस होंगे उनके थ्रू सेपरेट करते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहली पार्ट वही होती है, तभी तो हम इक्वेशन रख सकते हैं। तो अल्फा बीटा इंटू वेलोसिटी, एक पार्ट तो ये हो गया, माइनस गामा इंटू वेलोसिटी दैट इज वेग अपॉन टाइम, एक पार्ट ये हो गया। अब डायमेंशन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि पहले पार्ट में तो एम को इस वाले पार्टीशन से इक्वलेट करेंगे, डायमेंशन ऑफ एम विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा इनटू वेलोसिटी, एंड सेकंड पार्ट में डायमेंशन ऑफ एम विल बी इक्वलेट टू द डायमेंशन ऑफ गामा इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, दो पार्टीशन में हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट एक को लेके चलेंगे, दैट इज डायमेंशन ऑफ एम इज इक्वल अल्फा बीटा इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है बताओ। यही तो होती है ml स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ml स्क्वायर टी इनवर्स ओके इज इक्वल अल्फा बीटा इंटू एल टी माइनस वन। तो यहाँ से अल्फा बीटा की डायमेंशन क्या आ गई, अल्फा बीटा की डायमेंशन आ गई ml, अल्फा बीटा की डायमेंशन क्या आ गई ml आ गई। ठीक है, तो अल्फा बीटा की डायमेंशन ml आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा की डायमेंशन या तो m हो सकती है और l हो सकती है। अगर अल्फा की डायमेंशन m है तो बीटा की l या फिर m हो सकती है। ठीक है, m है तो l और l है तो m, ये हो सकती है। अब दूसरी कह सकते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल गामा इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। गामा की डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन तो सेम एम एल स्क्वायर टी इनवर्स इज इक्वल गामा इंटू वेलोसिटी दैट इज एल टी इनवर्स अपॉन टी। ओके, अब यहाँ से अगर आप निकालें तो गामा की डायमेंशन आपकी क्या आ जाएगी, एम एल टी, ये आ जाएगी। भैया टी नीचे था, ऊपर जाके माइनस टू माइनस वन दैट इज टी हो जाएगा, तो ये हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। जी, आंसर आएगा बी। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा बीटा अगर हम दोनों की डायमेंशन सेम करेंगे ना तो वो इक्वेशन के रूल को तोड़ देगा। तब सेम होती। तो डायमेंशन निकालने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, हम उनको चेक कर सकते हैं, हम डायमेंशन रख के ही इक्वलेट कर सकते हैं, तो वो चेक हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड से। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। डायमेंशन वाला हमारा चैप्टर नंबर 1 है और उसमें मैंने इस तरह का इक्वेशन वाला या फिर इक्वेशन के थ्रू डायमेंशन रखनी और डायमेंशन के थ्रू इक्वेशन बनानी वो सिखाई हुई है और इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। हु मेड द ऑब्जर्वेशन दैट द देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत रिक्त जगह है। आइंस्टाइन, अर्हेनियस, चैडविक, रदरफोर्ड। देवर रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड थे वो। ओके, यस रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है। अच्छा, किसने बताया था कि कोई स्पेस खाली नहीं है। हाँ, थॉमसन ने दिया था ना, तरबूज मॉडल जिसे कि हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग था कि एटम के अंदर कोई स्पेस खाली नहीं है। बट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, तो इन्होंने रदरफोर्ड ने तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके थ्रू पता लगा था कि परमाणु के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे सीधे चले गए। ठीक है, तो ये हुआ था। हाँ बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन गोल्ड फॉइल को लेने का रीज़न था, गोल्ड फॉइल को लेने का रीज़न ये था, एक तो उसकी जो मेलेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, टू मेक वेरी थिन शीट। वो शीट इतनी पतली थी, बहुत ही ज़्यादा। वो ये चाहते थे, देखो उस टाइम पे ना एटम की थिकनेस तो नहीं पता थी किसी को, समझो बात को। अब एटम की थिकनेस तो नहीं पता, तो जितनी पतली हो गई तो वो ये मान के चलते थे कि जितनी पतली हम ले सकते हैं उतनी पतली लो, कि लगभग अगर सामने कोई आए ना तो केवल अकेला एक एटम आए, उसके पीछे एटम की लाइन ना आए। मान लो एक बिल्कुल एक सिंगल लाइन है, तो इसमें अगर मैं कहूँ एटम बहुत ही बारीक है तो एक ही एटम तो टकराएगा ना सामने, समझो। लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी मोटी है तो इसमें एटम्स की लेयर आ जाएगी पीछे। तो वो चाहते थे कि
इतनी पतली हो कि अगर एटम हो सामने तो एक ही आए। आकाश जी कुछ कहना है? एटम का साइज, हाँ ये तो होगा ज़रूर। देखो अगर आप बात करें ना, तो अगर हम साइज़ एटम के साइज़ की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज़ होगा वो और भी छोटा होगा। आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से 10⁻⁻15 मीटर ये न्यूक्लियस का साइज़ होना चाहिए, और एटम का साइज़ 10⁻10 दैट इज़ एंगस्ट्रम, मैंने पढ़ा हुआ है, शायद वो होना चाहिए एटम का साइज़। हाँ हाँ जी, ये न्यूक्लियस का होगा लेकिन। जी, तो ये याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, 13-15 नहीं, ये तो एंगस्ट्रम जो लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि वो एटम का साइज़ था। और जनरली जब रेडियस निकालने के लिए आते हैं ना, ऑर्बिटल रेडियस आपने देखा हो बहुत के मॉडल में, तो वो भी एंगस्ट्रम में ही निकालने के लिए आती है, और नैनोमीटर आजकल यूज़ कर ही रहे हैं। तो वही ये रदरफोर्ड का पार्टिकल था। हाँ जी बताओ। रदरफोर्ड, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, एक ना केमिस्ट्री लिबरे टेक्स्ट करके एक रिसर्च पेपर आता है, ठीक है, वो उसकी साइड भी है, मैंने उसको भी पढ़ा था। उसमें भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली तो देखो फॉरनर्स कभी एग्जैक्टली नहीं लिखता, ठीक है, लेकिन उसमें जो जिक्र था प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड का ही था, तब से मैंने रदरफोर्ड फाइनल कर दिया, ठीक है। पहले मैं भी गॉल्डस्टीन को लेके चल रहा था। हाँ। हम्म, तो रदरफोर्ड दिया है। हम्म, स्टोनी, स्टोनी किस चीज़ के लिए? स्टोनी तो नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की खोज तो थॉमसन ने की थी। आप मुझे भेज देना अगर किसी बुक में है तो देख लेंगे। चलो खैर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। ए पार्टिकल इज एक्सक्यूडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन गवर्न बाय द इक्वेशन एफ इज इक्वल माइनस के आर, विच क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। बढ़िया क्वेश्चन था ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज एस एच एम से है, ठीक है। और ये कहना है इसमें कोई पार्टिकल है जिसकी जो इक्वेशन दी जाती है फोर्स की इक्वेशन एफ इज इक्वल माइनस के आर दी जाती है, ओके। तो ये कहना है कौन सी क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी, कौन सी क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो ये जो क्वांटिटी है इनका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले समझो, ये जो एफ है ये तो फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सलेशन को, ठीक है। अगर हम ये माने कि आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, आर जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें दैट इज डी आर अपॉन डी टी, ये हमारी वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी का भी डिफ्रेंशिएशन करें दैट इज डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये हमारे एक्सलेशन को बताता है। तो अगर हम पहली चीज़ देखें तो एफ इंटू ए आता है, दूसरी वाली इक्वेशन को देखें तो इसमें एक तो आर ही है और दूसरा क्या है ए, दैट इज आर इंटू वी आता है। और अगर हम तीसरी वाली चीज़ को देखें तो वो आर इंटू ए आता है। तो इसमें से बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है एफ इंटू ए आर इंटू वी आर इंटू ए, कौन सा हमेशा नेगेटिव रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या बता सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन दी है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ जो इन्होंने दिया है वो दिया है माइनस के आर, क्या मैं एफ को एम इंटू ए रख लूँ, एफ की जगह एम इंटू ए रख लिया मैंने, मास है और ए क्या है एक्सलेशन है, तब ए क्या हो गया माइनस के आर अपॉन एम, यही तो हो गया। अब अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं तो एफ ये है और ए ये है, और मैं अगर इनका प्रोडक्ट करूं दोनों का तो क्या पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, एफ इंटू ए इज इक्वल माइनस के आर इंटू माइनस के आर अपॉन एम, तो ये यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, बोलो बोलो। और जब यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला है आर इंटू वी,
ओके आकाश जी, ठीक है, हम नोट कर लेते हैं आपका आंसर। तो आर इंटू वी की अगर बात करें तो आर डिस्प्लेसमेंट है और वी वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम वेलोसिटी की बात करें, खास करके सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होती है, ठीक है। और ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं। चलो इसको समझाऊं, तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो ऐसे, हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम इक्वेशन लिखे तो होती है ए साइन ओमेगा टी, ये तो पता होगा, ए साइन ओमेगा टी। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, और साइन ओमेगा टी दैट इज एंगल फ्रॉम द मीन पोर्शन। ओके, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ दैट इज डी आर अपॉन डी टी करूँ, तो पूरे का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मेरे पास आएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक, समझ गए बात? भाई डी आर अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी के लिए आ गई। अब समझो ध्यान से, इसमें साइन और कोस की वैल्यू को अगर हम ग्राफ के थ्रू, आपको मैंने पहले भी एक बार शायद बताया है, मैंने किसी को, आकाश जी ने पूछा था मुझसे, है ना। तो अगर हम साइन और ओमेगा की बात करें तो साइन का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है एकदम जीरो से, लेकिन जो कोस का ग्राफ होता है वो जीरो से नहीं होता, ये होता है। तो इसमें ध्यान दो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इनकी वेलोसिटी में अपोजिशन हो, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि ये बिल्कुल सेम हो। समझ रहे हैं? कुछ वैल्यूज के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? अगर हम पहले वाले की देखें ना, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बाद वाली देखूँ तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इसमें ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ वाली टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी, जबकि ये दोनों पॉजिटिव आएगी। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, तो ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। अब बात करते हैं आर इंटू ए, दैट इज एक वेलोसिटी है, दूसरा एक्सेलेरेशन, सॉरी एक डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा एक्सेलेरेशन है। ये हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम सिंपल हार्मोनिक को पार्टिकल की नज़र से देखें तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज आर है, और एक्सेलेरेशन जो होगा इसके हमेशा अपोजिट ही होगा। ठीक, तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू आती है आर इंटू ए की, वो हमेशा नेगेटिव आती है। दैट्स वाई द सी विल बी आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। अब थोड़ी सी स्पीड के साथ करेंगे, आज कोशिश है कि ये खत्म हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड्स ऑफ द आयन विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल। इनमें से ये कह रहे हैं कौन से पेयर में जो आयन्स हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन में ज़्यादा कॉमन, यानी ज़्यादा जल्दी पाए जाने वाले और स्टेबल है, स्थायी है। बात करते हैं सबसे पहले तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक। अच्छा, ये पता है कि अस जो ये OUS आता है और IC आता है, ये किस किस चीज़ के लिए आता है? देखो भाई, जो ये OUS दैट इज अस लगता है, जिसे हम क्यूप्रस की वॉइस निकालते हैं, तो ये जो लगता है, ये तो लगता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और जो इक लगता है वो लगता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक, तो अगर मैं दो कंपाउंड लिखूँ दैट इज CuCl एंड CuCl2, तो इनके नाम क्या होंगे? फर्स्ट वाले का क्या नाम होगा, सेकेंड वाले का क्या नाम होगा? फर्स्ट वाले का नाम तो होगा क्यूप्रस क्लोराइड, और सेकेंड वाले का नाम होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, इसी तरह से SnCl2 एंड SnCl4, बताओ कौन कौन है ये? पहले वाले का नाम स्टेनस क्लोराइड, और दूसरे वाले का नाम स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ थी इसमें, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हायर। तो लोअर के लिए OUS वाला आता है और हायर के लिए IC वाला। तो खैर ये बात करते हैं क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, ये तो स्टेबल नहीं है। फेरस एंड फेरिक भी स्टेबल नहीं है। थैलस एंड थैलिक ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनमें जो होता है वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और अगला आता है मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस, ये भी नहीं है। तो इसमें जो आंसर है वो C है, थैलस एंड थैलिक। लेकिन अगर इसकी जगह मैं आपको बता दूं, अगर PB वाला आ जाए, लेड वाला आ जाए, तो भी हो जाएगा, क्योंकि लेड जो होता है वो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज PB2 पॉजिटिव में। तो उसकी भी दो स्टेट होती हैं वैसे, PB एंड PB4, PB2 पॉजिटिव एंड PB4 पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, तो बाकी सबकी बताऊँ, इसकी +1 +2, फेरस में +2 +3, थैलस में +1 +3, मर्क्यूरस में +2 +1 +2। ओके, ये होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और लेयर की मैंने बता दी, स्टेनिक की मैंने बता दी, दैट इज स्टेनस फिल्म। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। ये फिर से थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, दैट इज हीट का। स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर इज Cp। ये तो हमें पता ही होगा, स्पेसिफिक हीट जो होती है कांस्टेंट प्रेशर पे Cp होती है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv होती है। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv ग्रेटर देन 1? व्हाई इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv इज ग्रेटर देन 1?
कि CP और CV का जो रेशो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा क्यों होता है, चाहे कोई सी भी गैस हो। ओके, इन्होंने ऑप्शन दिया है फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन, CP include rotational energy, CP includes vibrational energy, CP and CP greater than 1 only for ideal gas, not for real gas। ये तो कंडीशन ही नहीं है। CP अपॉन CV का जो रेशो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है फॉर ऑल गैसेज, ये ध्यान देना। तो इसमें रियल और वर्चुअल मतलब सॉरी आइडियल का रियल एंड आइडियल का कोई केस नहीं है, सबके लिए होता है, ठीक है। इसका आंसर है फर्स्ट, दैट समान दाब के लिए अतिरिक्त बाह्य कार्य करना पड़ता है, ठीक है। समान दाब के लिए अतिरिक्त बाह्य कार्य करना पड़ता है, इसलिए जो CP की वैल्यू होती है हमेशा CV से ज़्यादा आती है, इसलिए इसका जो रेशो आएगा वो भी 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 122, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, ठीक है। इसमें जो बनता है वो बनता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलो मैंने आंसर बता दिया, आप बताओ कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बोलो बोलो, द C इज द आंसर। देखो बेंजीन में 3Cl2 मतलब कि 6 क्लोरीन एटम जुड़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर इस तरह से मॉलिक्यूल जुड़ते हैं जो सेम टाइप के हैं, तो वो जो होंगे वो बिल्कुल सिमेट्रिक तौर पे जुड़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, नहीं, वो सिमेट्रिक तरीके से जुड़ेंगे। तो इसमें जो आंसर वैसे आता है वो होता है C, जिसे हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। C इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ ये मैंने रखा हुआ था इसमें, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें रख दी कि इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बताना है। तो इसमें देखो क्या है, बेंजीन के ऊपर N2Cl है, इसे हम पता क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और अगर क्लोराइड नहीं है, मतलब कि हेलोजन नहीं है क्लोराइड, उसकी जगह X लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ओके, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन क्लोरीन लिखा हुआ है तो क्लोराइड। इसमें ये कह रहे हैं कि पहली रिएक्शन Cu2Br2 HBr के साथ है, दूसरी रिएक्शन Mg डाइथल में है, तीसरी रिएक्शन एस्टो के साथ हाइड्रोलाइसिस है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और ध्यान आ रही थी, तो इसमें मैंने इसलिए साथ में रख दी, इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। अब देखो इसमें N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ओके। इसमें इसने कहा सबसे पहले तो Cu2Br2 और HBr के साथ रिएक्शन करानी है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, देखो ये रिएक्शन है सेंडमायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेंडमायर रिएक्शन। इसमें बनता है सिंपल हेलो एरीन, यानी कि इस पे से N2 और Cl खत्म होके सिर्फ और सिर्फ Br जुड़ेगा, दैट इज ब्रोमो बेंजीन इसमें बन जाएगा, ठीक है। ये सेंडमायर रिएक्शन होती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। Cu2Br2 और HBr लिखा हुआ है, तो ये सेंडमायर रिएक्शन है, ठीक है। N2 हट जाएगा, नाइट्रोजन गैस की तरह निकल जाएगा, ठीक है, और एक HCl निकल जाएगा, ठीक है। ये सब होता है, और Cu2Br2 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो उससे कुछ नहीं होता। खैर पहली रिएक्शन हो गई, तो फर्स्ट में हमें ये मिला। अब इसके साथ हमें सेकंड कराना है Mg प्लस डाईथर। तो Mg प्लस डाईथर की ब्रोमो बेंजीन से रिएक्शन करानी है, Mg इंटू द प्रेजेंस ऑफ डाईथर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इधर अगर आपके पास हेलो एरीन या हेलो एल्केन है, ठीक है, ये हेलो एरीन एक्चुअली ब्रोमो बेंजीन, ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ये ध्यान देना। इसमें Mg के साथ Br जुड़ जाता है, बेंजीन से Mg, Mg से Br। ये हमारा जो कंपाउंड है इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का, ओके। तो MgBr बन गया, ठीक है, MgBr। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, थर्ड रिएक्शन, MgBr का थर्ड रिएक्शन में हमें क्या करना है, H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करना है। H2O मिलाना है तो हाइड्रोलाइसिस ही होगा। तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें से ना Mg के साथ Br और एक OH निकल जाता है, यानी वाटर में से एक OH चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन अगर बेंजीन पे जुड़ रहा है तो सिर्फ बेंजीन ही तो मिलेगी भाई, जहाँ से ये सब चीज़ें जुड़ी हुई थी वहाँ पे आप वापस हाइड्रोजन जोड़ दो, तो बेंजीन मिल गया। तो इस रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है फर्स्ट, दैट इज बेंजीन ओनली, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया। हाइड्रोलाइसिस नहीं करते तो ये हो सकता था, ठीक है, बाकी एल्कोहल इसमें से नहीं बनेगा, ओके।
ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी न किसी एग्जाम में आएगी। और क्योंकि इसमें जो पहली रिएक्शन थी CO2Br2 और HBr के साथ, इस रिएक्शन का नाम है सैंड मायर रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, प्रिपरेशन में। टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हाँ जी ये होगा, यही होगा, ठीक है। तो मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने रख दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 123 पर। भाई ये तो आप करेंगे सब। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स मतलब सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटॉन्स होते हैं सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये तो निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर A माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसमें देख लो, इसमें कितने हैं? 12 11, इस वाले में 12 12, इस वाले में 13 12, इस वाले में 13 और 11, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। जिसने बताया था बहुत अच्छा। ओके चलें आगे। 124th question. A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. This statement belongs to law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of creation of mass, law of definite proportion. ये कहना है एक दिए हुए यौगिक में हमेशा यथार्थ में वजन से समान अनुपात में तत्व होते हैं। यह अवधारणा किससे संबंधित है? सहती संरक्षण नियम यानी कि द्रव्यमान संरक्षण से, दूसरा गुणित अनुपात नियम से, तीसरा द्रव्यमान सृष्टि के नियम से, निश्चित अनुपात नियम से। द्रव्यमान सृष्टि का नियम कुछ नहीं है, जो द्रव्यमान संरक्षण है वही नियम है, ठीक है। द्रव्यमान सृष्टि मतलब कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो फर्स्ट ही है। और गुणित अनुपात का नियम नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, निश्चित अनुपात का नियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर, विच इज़ द लास्ट वन। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी रो हैज़ मास m एंड द रेडियस r. What is the gravitational potential difference between a point P which is at its distance r/2 from the center of its surface? एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी रो है, जिसका मास m है और रेडियस r है। What is the gravitational potential difference between a point A which is at distance r/2 from the center of its surface? ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है एक पॉइंट P जो कि r/2 की डिफरेंस पर है इसके सेंटर से, ओके, एंड इट्स सरफेस, और इसके सरफेस पर। क्या आंसर होगा इसका, बता सकते हो? चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो थोड़ा अलग है। फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल Gm/r² इंटू 1.5 r² माइनस 0.5 स्मॉल r²। अब ये r क्या है और ये r क्या है? सॉरी यहाँ पे r क्यूब आएगा भाई, पोटेंशियल निकालना है। तो ये वाला r वो रेडियस है जो हमारे मेन स्फेयर है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की, और कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी। सेकंड जो स्मॉल r है वो किसी भी पॉइंट की या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की है जो सॉलिड स्फेयर से रिलेटेड है या कोई भी पॉइंट है, ओके। तो यहाँ से अगर हम निकालें दैट इज़ v इंटू आर, यानी कि रेडियस के अकॉर्डिंगली, तो Gm/r³, ठीक है। और क्योंकि हम स्फेयर पर निकाल रहे हैं तो 1.5 r² माइनस 0.5 r² ही हो जाएगा, ठीक है। तो v इंटू आर विल बी इक्वल टू Gm/r आ जाएगा यहाँ से। भाई इसको सॉल्व कर लो, तो 1.5 माइनस 0.5 दैट इज़ 1 r², और उस r² से r³ कट गया, r बचा, तो ये आ गया। ये क्या आया? ये r पॉइंट यानी कि जो डिस्टेंस दी है, जो रेडियस दी है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक। अब हम निकाल रहे हैं दैट एट r इज इक्वल r/2 पर, जब हमारी अब जो दूसरी रेडियस है वो r/2 है, पोजीशन जो है वो r/2 है, तब v स्मॉल r विल बी इक्वल टू Gm/r³ इंटू 1.4 r² माइनस 0.5 इंटू r/2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करके मुझे बताना है कितना आएगा। वी आर इज इक्वल Gm/r³, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11/8 इंटू r², ओके, 11/8 इंटू r²। तो r² से r³ खत्म हो गया, तो v इंटू आर इज इक्वल Gm/r इंटू 11/8। तो ये आया उस दूसरे पॉइंट पे। अब बस इन्हीं का तो डिफरेंस बताना था, इन्हीं का तो डिफरेंस बताना था भाई। P पॉइंट कितनी दूरी पे था? r/2 पे, तो समझ लो ये तो Vp आ गया, ये किसके इक्वल हो गया? Vp के इक्वल हो गया। और ये वाला क्योंकि r उसकी सरफेस पे है पूरी रेडियस के अकॉर्डिंग, तो ये सरफेस वाला हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस यहाँ निकाल लेते हैं। Vp माइनस V सरफेस बराबर 11/8 Gm/r माइनस, अच्छा इसमें माइनस आएगा, ओके,
इन्होंने ये कहा है कि हमें कुछ माइनस का कहाँ से आ वी पी एंड वी सरफेस, चलो माइनस का बाद में देख लेंगे। जो सरफेस पे वो देखो जी एम अपॉन आर है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसमें जो आएगा आंसर वो आएगा 3/8 आएगा, 3/8 जी एम अपॉन आर, और माइनस का इसमें दिया हुआ है, खैर मेरा तो नहीं आ रहा लेकिन इसमें दिया हुआ है, तो आंसर जो आता है वो आता है सी। ठीक है, आशुतोष जी ने इसका आंसर दिया था, वेरी गुड। तो आंसर जो है वो आया -3 GM/8 आर, ये 3/8 GM/R। ओके, तो इस तरह से ये जो सैम्पल पेपर होता है ये होता है फाइनली ख़त्म, 2021 का होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे 2019 वाले पर कल से। ओके।